आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। सर नहीं आ रही आवाज आपकी। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं है।
आवाज ही नहीं आ रही। सर गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। अपनी क्या है, क्लास डिस्टर्ब हो गई थोड़ी। पहले क्या कनेक्ट नहीं हुई अपनी क्लास। सर हाँ, उसके बाद में फिर ये आवाज की प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी। हाँ, देखो अपना जितना टाइम बचा है उसके अंदर अपना वो कर लेते हैं। देखो अपनी ये जो क्लास चल रही थी उसमें अपने टॉपिक चल रहा था एडजस्टमेंट वाला। और एडजस्टमेंट में मैंने तुम्हारे को 2 एडजस्टमेंट बताए थे। एक मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत या बकाया में। निकालो जस्ट मेरे पास मसला निकाला पड़े। और दूसरा था अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस। पूर्वदत्त में, इसको बोलते हैं पूर्वदत्त या अग्रिम में। इन दोनों एडजस्टमेंट के बारे में मैंने तुम्हारे को बता दिया था। अब मैं आज आपको तीसरा एडजस्टमेंट बता रहा हूं। देखो ये दोनों जो मदे हैं ये खर्चों की है, क्योंकि इनके आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब वे या खर्चे। आउटस्टैंडिंग खर्चे अगर बकाया है तो उसके लिए हम आउटस्टैंडिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और अगर खर्चे का हमने अग्रिम भुगतान कर दिया है तो वो कहलाता है प्रीपेड। ठीक है। अब इसके बाद में इनकम की मद है, यानी कि आय की मद। अब आय की जो मद है इसमें पहले आती है आपके एक्रूड इनकम। उपार्जित आय। इसको हम बकाया आय भी बोल सकते हैं। जैसे खर्चा बकाया होता है ऐसे ही इनकम बकाया होती है। और अगर इनकम बकाया है तो उसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम, उपार्जित आय या बकाया आय। यानी कि ऐसी आय जो हमने अर्जित तो कर ली है, कमा तो ली है, लेकिन प्राप्त नहीं हुई है। कब कमा ली है, जिस वर्ष के हम खाते तैयार करते हैं वो ये ऐसी आय उस वर्ष से संबंधित है या उस माह से संबंधित है, लेकिन खाते बनाने की तिथि तक हमने वो आय प्राप्त नहीं की है। तो इसका मतलब है वो क्या कहलाती है, बकाया आय। अब ऐसी इनकम बकाया कौन सी हो सकती है, ऐसी इनकम कोई सी भी हो सकती है कि जैसे है आपके किसी कंपनी के आपने शेयर खरीद रखे हैं या डिबेंचर्स खरीद रखे हैं। डिबेंचर्स का मान लो, उसमें क्या है, डिबेंचर्स जो होते हैं उस पर कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स को हम हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र। उस पर कंपनी क्या करती है, हमारे को ब्याज देती है। अच्छा, कंपनी कई बार तय कर लेती है कि ब्याज हर महीने की बजाय हर 3 महीने में देगी या हर 6 महीने में देगी। तो ऐसी दशा में ये बकाया आय कैसे कहलाती है। जैसे आप 31 मार्च 2021 को खाते तैयार कर रहे हैं और हमारा वर्ष का प्रारंभ है वो कब हुआ है, 1 अप्रैल 2020 को। 1 अप्रैल 2020 को वर्ष का प्रारंभ हुआ है और वर्ष का जो अंत है वो कब हो रहा है, 31 मार्च 2021 को। अब 2021 को ये वर्ष का जो अंत हो रहा है उसमें क्या है कि हमने क्या किया था इससे पहले, जैसे 1 फरवरी 2021 को हमने क्या किया था, एक कंपनी के डिबेंचर्स हमने खरीदे थे। अब एक कंपनी के जो डिबेंचर्स खरीदे थे उस पर कंपनी हमारे को ब्याज देती है और कंपनी का जो नियम है वो है कि वो कंपनी हर 3 महीने में ब्याज का भुगतान करेगी। ठीक है, हर 3 महीने में ब्याज का भुगतान करेगी।
तो हमने 1 फरवरी को ये खरीदे हैं, तो ब्याज हमारे को 3 महीने के बाद, अब 3 महीने कब पूरे होते हैं? फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने ये होते हैं। इसका मतलब है हमारे को क्या है, 3 महीने पूरे होने के बाद में जो ब्याज मिलेगा 1 मई को मिलेगा। फरवरी, मार्च और अप्रैल, 3 महीने पूरे होने के बाद 1 मई 2021 को ये ब्याज हमारे को प्राप्त होगा। अब 1 मई 2021 को जब ब्याज प्राप्त होगा तो अब हमारे सामने ये समस्या आ जाएगी कि खाते तो हम 31 मार्च 2021 को ही बना रहे हैं, और इस वर्ष से संबंधित जो इनकम है, इस वर्ष से संबंधित इनकम कौन सी? ब्याज। तो इस वर्ष की इनकम हमारी कितनी प्राप्त होनी चाहिए? वैसे तो 3 महीने का ब्याज मिलेगा, लेकिन हमने 1 फरवरी को खरीदे डिबेंचर्स, तो फरवरी और मार्च ये समय कितना होता है? 2 महीने। तो हमारे को जो ब्याज है इस वर्ष का तो केवल 2 महीने का ही है, और बाकी 1 महीने का जो ब्याज है वो कब का है? अप्रैल, यानी कि दूसरे वर्ष का। तो हम तो 2021 को खाते तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये 2 महीने का जो ब्याज है ये भी हमारे को कब प्राप्त होगा? 1 मई 2021 को। यानी कि 1 मई 2021 को ब्याज प्राप्त होगा। तो 2 महीने तो इस वर्ष के हैं और 1 महीना अगले वर्ष का है। तो 2 महीने का जो ब्याज है वो हमारे को इस वर्ष के खातों में ही दिखाना होता है, लेकिन चूंकि ब्याज हमारे को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, इसी को हम क्या कहेंगे? एक्रूड इनकम। और इनकम का नाम क्या है? इंटरेस्ट। तो ये 2 महीने का जो ब्याज है इसको हम क्या करेंगे? इसी वर्ष के खातों में दिखाएंगे। अब इसको कैसे दिखाएंगे? जिस आय से वो संबंधित है उसी आय में उसको हम ऐड करके यानी कि जोड़ करके दिखा देंगे। अब जोड़ करके दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? जैसे हमारा इंटरेस्ट है 3 महीने का टोटल, ये मान लो कि टोटल 3 महीने का जो ब्याज है वो कितना होता है? 3000। यहां हर महीने का आप इंटरेस्ट देख लो, हर महीने का जो इंटरेस्ट है 1000 है। पर मंथ हर महीने का जो ब्याज है हमारा 1000 रुपए बढ़ता है, और हमने जो डिबेंचर्स खरीदे हैं 1 फरवरी को खरीदे हैं, तो हमारा 2 महीने का जो ब्याज है वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो जितना ब्याज पहले का था हमारा, उसी ब्याज के अंदर हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ करके दिखा देंगे। अब पहले का कोई इंटरेस्ट अगर है तो प्रश्न में दिया हुआ होगा, और इनकम जितनी भी प्राप्त होती है उसको हम क्या करते हैं? P&L अकाउंट में दिखाते हैं। P&L अकाउंट में कहां दिखाते हैं? CR साइड में, बाई इंटरेस्ट। अब इसमें पहले का जो ब्याज है वो कितना था? वो प्रश्न में दिया हुआ रहेगा। मान लो कि पहले का जो ब्याज है वो था हमारे 10,000, और ये 2 महीने का जो ब्याज हमने अभी तक प्राप्त नहीं किया है, इस वर्ष से संबंधित है, ये हम क्या करेंगे? इसमें ऐड करके दिखा देंगे। किस नाम से दिखाएंगे? एक्रूड, एक्रूड इंटरेस्ट। और कितना बाकी है? 2000 रुपए। तो इस प्रकार से टोटल 12,000 रुपए हम दिखा देंगे। तो इसमें पहले का इंटरेस्ट हम कितना प्राप्त कर चुके हैं वो प्रश्न में दिया जाएगा, और जितना हमने प्राप्त नहीं किया है उसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। उसको हम क्या करेंगे? उसी इनकम के अंदर हम क्या करेंगे? इसको जोड़ करके दिखा देंगे। तो इस प्रकार से ये आपके इनकम आ जाएंगे। ठीक है, ये है आपके एक्रूड इनकम का। तो ये हम P&L में तो हम इसको ऐसे दिखा देंगे। तो अपनी आज क्लास क्या है? पूरी नहीं हो पाएगी आज, क्योंकि अगली जो क्लास है वो बाकी है। तो कल से तो अपना वो फिर वापस उसी टाइम पर हो जाएगा ये। तो मैं आज इतना ही बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बता रहा। ये P&L में तो हम इसको ऐसे दिखा देंगे।
और इसके बाद में इसको बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाएंगे? बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, एक्रूड जो इनकम होती है इसको हम दिखाते हैं एसेट्स पक्ष में। बैलेंस शीट में इसको कहां दिखाएंगे? एसेट्स पक्ष में। तो देखो एसेट्स पक्ष में कैसे दिखाएंगे। बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में, और इसको हम दिखाएंगे एक्रूड इंटरेस्ट, जितना ब्याज हमारा बाकी रह गया है। तो ब्याज है बाकी कितना था? 2000 रुपए, उसी को दिखाएंगे। ठीक है, तो ये है। तो आज मैं आपको बता नहीं रहा क्योंकि कनेक्ट होने में अपनी क्लास है छूट गई है, इसलिए अपनी नेक्स्ट क्लास है वो फिर हम करेंगे इसको स्टार्ट। आवाज आ रही है मेरी? हेलो? यस सर, यस सर। तो आज क्या मैं तुम्हारे को ज्यादा नहीं बता रहा क्योंकि अपनी 11th क्लास जो है वो भी क्या थोड़ी छूट जाएगी। आज इसी के अंदर आधे से ज्यादा टाइम है वो निकल गया अपना। ठीक है सर, कल ये टॉपिक दोबारा पढ़ा देना। हाँ, तो ये क्या मैंने जो एडजस्टमेंट बताया बस इसका तुम्हारे को ध्यान रखना है कि ये एक्रूड इनकम जो है ये मैंने बताई है। एक्रूड इनकम यानी कि बकाया आय, जिसको हम उपार्जित आय भी बोलते हैं। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां दिखाएंगे? सीआर साइड में। सीआर साइड में दिखा देंगे, इसमें ऐड करके जिस आय से संबंधित है उसी आय में, इनकम में इसको ऐड करके दिखा देंगे। और बैलेंस शीट में इसको कहां दिखाएंगे? एसेट्स पक्ष में। इस नाम से, एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। ठीक है।